नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय एक ही रखा है हमने, और कोई विषय पर बात करके समय खराब करना उचित नहीं मानता। आज का विषय है आम आदमी के नाम पर, आम आदमी के काम पर, आम आदमी के पहचान पर खास आदमी का काम करने वाला आम आदमी का शोषक करता अरविंद केजरीवाल के आम आदमी के शोषण के प्रवृत्ति पर। मित्रों, आज दिन भर आम आदमी पार्टी का नेता, जेल में बंद दिल्ली सरकार का मंत्री, पागल हो चुका, यादाश्त खत्म, साफा स्याह सेलेक्ट हो चुका आदमी जिसको केजरीवाल मंत्री बनाए हुए हैं, उसकी एक तस्वीर वायरल हुई है। दिन भर के चर्चा में जो चीजें नहीं निकल के आई हैं, मैं उन्हीं विषयों पर बात करूंगा, क्योंकि मेरा तो मानना ही है, मेरा तो कहना ही है, मेरा और टैगलाइन है कि आपको जो विश्लेषण सुनने देखने को नहीं मिला होगा उसी पर मैं चर्चा करता हूं। मित्रों, दिन भर के समाचार चैनलों में आपने सत्येंद्र जैन के उस मसाज की कहानी को देखा, दोनों तरफ के राजनीतिक बयानों को देखा, आम आदमी पार्टी के नेताओं का उस पर बचाव के बयान को भी देखा, बहाने को भी देखा, और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और गैर अरविंद केजरीवाल विरोधियों के बयानों को भी देखा। दो तीन चीजें इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है जिस पर गौर फरमाना चाहिए, जिसकी चर्चा होनी चाहिए। मित्रों, आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल के इस मंत्री ने दिल्ली के न्यायालय में शपथ पत्र दे करके यह बताया है कि वो पागल हो चुका है, उसका यादाश्त खत्म हो चुका है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए उससे किसी तरह की कोई चर्चा ना की जाए, कोई बात ना पूछी जाए, वो पागल है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सत्येंद्र जैन का एफिडेविट है जो कोर्ट में है। अगर किसी को संदेह है तो वो कोर्ट से मांग सकता है, उसे मिल जाएगा। यह पहला ऐसा घटना है भारत महान में कि एक पागल को, यादाश्त खत्म हो चुका व्यक्ति को और सजा याफ्ता व्यक्ति को मंत्रिमंडल में बनाए रखने की मजबूरी केजरीवाल के पास है। वो क्यों है, क्या है, यह सब जानते हैं, क्योंकि केजरीवाल ने ही कहा था कि देखिए, कहीं भी अगर कुछ होता हुआ है आपको दिखे तो आप तुरंत मोबाइल निकालिए, वीडियो ऑडियो बनाइए और हमें दे दीजिए, हम उस पर एक्शन लेंगे। जनता ने किया नहीं किया, क्या किया यह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन केजरीवाल के अपने गुरुओं ने जरूर इसको अक्षरशः पालन किया, और जो न पालन कर सके, जो इस चीज में महारत हासिल नहीं कर सके, वो सबको केजरीवाल ने ठिकाना लगा दिया। लेकिन सत्येंद्र जैन को जेल में रहते हुए भी मंत्री परिषद में बनाए रखने की मजबूरी इस बात का प्रमाण है कि उसके पास केजरीवाल का कोई बहुत बड़ा सबूत है, जिसको उसने गूगल ड्राइव में, क्लाउड में या 10, 20, 500, 1000 पेन ड्राइव सीडी में सेव करके अलग अलग ठिकानों पर रखा हुआ है। सत्येंद्र जैन ने इतनी ज्यादा स्टोरेज की होगी उनके कर्मों की, कुकर्मों की, घोटालों की, अपराधों की, या जो जो तरह की किस चीजें जो हम लोग नहीं जानते, उन सब चीजों की, कि अगर सत्येंद्र जैन के पूरे परिवार को केजरीवाल मरवा भी देगा तब भी कहीं कहीं कुछ कुछ होगा। सारे घोड़े खोल देने के बाद भी केजरीवाल के बियॉन्ड द कंट्रोल सत्येंद्र जैन है। इस वजह से सत्येंद्र जैन को बनाए रखने की मजबूरी केजरीवाल झेल रहा है। हालांकि केजरीवाल में खूबी नहीं है, वो अपने आदमियों पर हुए अपराध पर अंततः तक वो उसका साथ देता है। वो कहता है कि नहीं, ये झूठ है। राशन कार्ड मंत्री के लिए भी वो अंत तक कहा था कि राशन कार्ड मंत्री जो है वो वीडियो एडिटेड है, ये जो काम किड़ा हो रही है वो कोई और कर रहा है, और आजकल की नई टेक्नोलॉजी से मुंडी उसकी लगा दी गई है।
वो जब बाद में साइंटिफिक जांच में ये साबित हुआ और उन दोनों ने स्वीकार किया कि वो हम ही लोग हैं, गलती से रिकॉर्ड हो गई थी, हम अपने मजे के लिए रिकॉर्ड किए थे, अब वो लीक होकर के सजा हो गई है, तब जाकर के इसको ये मानना पड़ा। अभी भी मान नहीं रहा है, लेकिन कोर्ट में जेल जाने के बाद उसको बर्खास्त किया। इससे लगता है कि वो राशन कार्ड मंत्री के पास केजरीवाल का कोई वीडियो सीडी नहीं रहा होगा, नहीं तो उसको भी नहीं हटाता, वो जेल में रहता और यहाँ उसको मंत्रिमंडल में बनाए रखता सत्येंद्र जैन की तरह से। उसी तरह से उसका कानून मंत्री जो फर्जी वकील था और वकालत का डिग्री लेकर के दिल्ली में वकील का काम करता था, उसके पर इल्जाम लगने पर उसने बोला कि मैंने बुला के जांचा है और सारी कागज बिल्कुल दुरुस्त और सही पाई गई है। फिर लोगों ने वकील साहब से पूछा कि भाई आप जहां पढ़े होंगे उस स्कूल कॉलेज का नाम बता दीजिए, तो उसको यही बात नहीं मालूम, क्योंकि पढ़ा होता तब ना मालूम होता, उसने तो डिग्री खरीदी थी, उसको क्या पता कौन से कमरे में जाकर के पढ़ाई किया है। जहां यीशु ने कहा कि हम आपको छोड़ देंगे, हमको आप कुछ मत करेंगे, आप सिर्फ उस कॉलेज में हमको लेकर के चलिए जहां आपने पढ़ाई किया था। उसको कॉलेज का ही पता नहीं था कि कॉलेज है कहां पर, क्योंकि डिग्री खरीदने के बाद उसने डिग्री पर भी नहीं पढ़ा था कि किस कॉलेज से पढ़ा हुआ है। तो उसको भी अरविंद केजरीवाल अंततः माना रहा था। लेकिन मैं जो बात आपसे चर्चा कर रहा हूं वो बड़ा गंभीर है और भारतीय वोटरों के मानसिकता पर प्रश्न लगा रहा है। इतनी सब होने के बाद भी केजरीवाल लगातार चुनाव जीत रहा है। उसने दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की, पंजाब में पूरी की पूरी सरकार बना ली, गुजरात में क्या करेगा भविष्य गार्ड नो, हम क्या पता, हमें कोई ब्रह्मा जी के भाई तो है नहीं कि भविष्य देखने की क्षमता है मुझ में। लेकिन केजरीवाल की लोकप्रियता में कहीं कोई रत्ती भर भी कमी नहीं हो रही है। इस विषय पर चिंता करना है भारत के मतदाताओं के मानसिकता पर, क्योंकि देखिए केजरीवाल के चुनाव में आने के पहले ही उसके चरित्र की, उसके राजनीति की, उसके सोच की, उसके जनता के प्रति काम करने की भावनाओं, तरीकों और वजहों की जानकारी लोगों को हो चुकी थी। उसके राजनीतिक आकार, राजनीतिक गुरु अन्ना हजारे के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए करोड़ों रुपए की पोटली बांध करके वो खुद भाग गया था और अन्ना हजारे को फूटी कौड़ी नहीं दिया था। अन्ना हजारे चिल्लाते छटपटाते रह गए, लेकिन तब भी दिल्ली की जनता ने उसको वोट दे दिया, यह सब जानते हुए भी। क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है। अब तो सारी चीजें तुरंत मीडिया में आ जाती है। आज अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मसाज करता हुआ सत्येंद्र जैन का वीडियो नहीं आता। लेकिन आप बताइए, इतनी सब होने के बाद भी केजरीवाल जीत क्यों रहा है? हम तो उस बात पर चिंता करने के लिए आपके सामने बैठे हैं। हमको इस बात से मतलब नहीं कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि मसाज कराना कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है। देखिए मेरा अपना मानना भी, देखो मसाज करवा रहा है वो मंत्री है और जेल मंत्री, जेल में होगा तो सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि हम भी मंत्री लोगों के साथ दौरे पर गए हैं और वहां के स्थानीय अधिकारी लोगों उनके सारे सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं, उत्तम क्वालिटी का नाश्ता रखते हैं, बढ़िया व्यवस्था रखते हैं। और अगर कोई आदमी यह ऑफर करता है कि भाई मैं पैदल चलते चलते मेरे पांव में थोड़ी सी थकान आ गई है, तो उसके पांव दबाने की भी व्यवस्था होती है। ये कोई नई बात और पहली बात नहीं। तो मसाज कराना कोई बड़ी घटना नहीं है। घटना यह बात का है कि भाई आम आदमी के नाम पर राजनीति करने वाला आदमी उस आम आदमी को ही पांव दबाने के लिए बुलाया था जिसकी वो रहनुमाई करने का दावा करता है। उससे भी बड़ा जो खतरनाक बात है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया वो यह कि जब वो मसाज करवा रहा था, अपना टांग दबवा रहा था, उस वक्त कुछ फाइलें पढ़ रहा था वो। तो क्या मंत्रिमंडल की फाइलें उसको जेल में मुहैया कराई जा रही है? वो जेल से ही फाइल का अवलोकन और सत्यापन कर रहा है क्या? तो क्या भारत में यह परंपरा चालू हो गया है कि आप मंत्रिमंडल का काम, शासकीय कार्य जेल के बैरक से करेंगे? यह उसी देश की घटना है जहां पर मदन लाल खुराना को एक केस में कोर्ट में हाजिर होना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मुख्यमंत्री के रूप में नहीं जाऊंगा। उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ करके गए और दोबारा फिर मुख्यमंत्री ना बन पाए, या वो जानते हुए भी गए थे। इस बात
की जानकारी होते हुए कि भाई आप एक बार मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो दोबारा जिसको आपने कुर्सी दिया वो आपके लिए खाली नहीं करेगा, या जानते हुए भी उमा भारती जी जो मध्य प्रदेश की किंग मेकर थी, मध्य प्रदेश की एक छत्र रानी के तरह से उनका रुतबा था, लोग उनका सम्मान करते थे, उनके नाम पर वोट मिलता था, उनको सोनिया गांधी वाला मुद्दे में, तिरंगा यात्रा वाले मुद्दे, सोनिया गांधी वाला मुद्दे में उनको कोर्ट में जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के रूप में कोर्ट में नहीं जाऊंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा और स्थिति आ जाए कि उमा भारती मुख्यमंत्री छोड़िए संसद तक नहीं बन पाई। उन्हें मध्य प्रदेश से बाहर झांसी से आकर के चुनाव लड़ना पड़ा और यहां से जीत करके संसद में आई। यह बात उनके मदनलाल खुराना वाले एग्जाम्पल उमा भारती के पास था, तब भी उन्होंने ऐसा किया क्योंकि कहा कि भाई जब कोर्ट का सम्मान आया है तो कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, और जनप्रतिनिधि के रूप में कोर्ट में शामिल होना ये जनप्रतिनिधि का अपमान है जिन लोगों ने हमको मतदान दे करके हमको यहां तक पहुंचाया है। उसी देश में क्या और उसी दिल्ली राज्य में क्या अब यह शुरू हो जाएगा कि एक सजा याफ्ता कैदी जेल के बैरक से शासकीय कार्य करेगा। और अगर वो फाइल नहीं की तो क्या पढ़ रहा था, बहुत ध्यान से पढ़ रहा था, कोई मनोहर कहानियां तो पढ़ नहीं रहा था है? या रसभरी की किताबें पढ़ रहा था अकेले में तन्हाई दूर करने के लिए। असल बात क्या थी इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया। नहीं मनीष सिसोदिया अपने सफाई में बात कहने आया। मनीष सिसोदिया ने अपनी भूमिका बनाई, लोगों को समझाने का प्रयास किया कि उनको इस पैनल में परेशानी है और उनको मसाज की जरूरत है। थोड़ा बहुत डॉक्टर का बेटा होने के नाते डॉक्टरी ज्ञान हमें भी है कि इस स्पाइनल इंजरी में फुट मसाज और हेड मसाज झंपी देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पूर्णतः से अयासी हो रही थी, शारीरिक मसाज दिया जा रहा था। अब हल्के भाषा में कहूं, हंसने के लिए कहूं, थोड़ा सा लाइटर मोड में कहूं तो भाई वो फुट मसाज, हेड मसाज, चंपी झंपी का वीडियो तो आ गया। वो जो बॉडी मसाज और वो जो सैंडविच मसाज वाला था वो वीडियो कब आएगा? क्योंकि क्या उस तरह के भी सुविधा है जेल में उसको उपलब्ध है? सैंडविच मसाज वाला भी क्या? क्योंकि वो सीडी अभी तक बाहर नहीं आई है। मतलब अरविंद केजरीवाल के लोगों को जो चीजें आप कल्पना नहीं कर सकते वो सब चीज वो करते हैं, यह साबित हो चुका। इन सब विषयों पर चर्चा करके दो बातें बहुत ही चिंता योग्य है। पहली बात की भारत के मतदाताओं को किस तरह से अवेयर किया जाए, किस तरह से उनको सजग और समझदारी डेवलप किया जाए। हमारा लोकतंत्र 75 साल का हो गया है, अब हम मेच्योर्ड लोकतंत्र है। ये तो है नहीं कि मेरे को आज ही लोकतंत्र मिला है, हमको लोकतांत्रिक पद्धति में जीने का सलीका मालूम नहीं। हम जैसे कुछ लोग, या अब तो भारत में मेरे ख्याल से 90% लोग ऐसे होंगे जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ होगा, क्योंकि हमारे युवाओं का देश है और 75 वर्ष का मैक्सिमम लोग तो 75 के नीचे ही है, तभी तो युवाओं का देश है। अगर 75 वर्ष के बाद का हमारा देश का नागरिक होते जिनकी देश के गुलामी में जन्म हुआ होता तो बूढ़ों का देश कहा जाता। तो हम मेच्योर्ड लोकतंत्र में क्या इतनी मेच्योरिटी हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुई कि हम मतदान कैसे करें और मतदान किसको करें? इस बात की सलीका हमने नहीं सीखा, इस बात की समझ हमको डेवलप नहीं हो पाया। तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। राजनीतिक दल के लोग क्यों करेंगे? क्योंकि वो तो लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करते हैं, इससे उनका फायदा है। लेकिन आपका फायदा तो इसमें है कि आप समझदारी से और हर चीज पर, हर बात, हर पहलू पर ध्यान लगा करके विचार करके तब जाके मतदान करें। हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता लोग जनता में जागरूक फैलाने वाले लोगों की जिम्मेवारी आज के वीडियो देखने के बाद बढ़ गई है, क्योंकि आज के वीडियो के बाद अगर दिल्ली के एमसीडी में केजरीवाल का कोई भी पार्षद चुनाव जीतता है तो यह चिंता का विषय है। गुजरात में कोई एक आदमी भी अगर चुनाव में मतदान पा जाता है तो यह चिंता का विषय है कि वो मतदाता क्या सोचा था, क्या सोच करके वोट दिया। मतलब अगर आप मुफ्त की राजनीति में देश में गद्दारों को, आतंकियों को, भ्रष्टाचारियों को और आम आदमी के शोषणकर्ताओं को वोट दे देंगे, मतलब आपको मुफ्त में मिलेगा तो आप किसी को भी अपना रहनुमा बना लेंगे। इतनी छोटी और इतनी बेकार और वाहियात सोच आप में डेवलप हो चुकी है।
तो चुनाव आयोग को इस विषय पर विचार करना पड़ेगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस विषय पर अलग अलग तरह से चीजों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा और इस बात की प्रचार प्रसार करना पड़ेगा कि मतदाता मतदान कैसे करें। आदरणीय प्रेमनंदन दीदी जी से सजग मतदाता को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय प्रेमनंदन दीदी जी, आप जैसे समझदार लोगों के होते हुए इस तरह की वाहियात लोग चुनाव में आ जाते हैं, चुनाव में टिक जाते हैं, मतदान पा जाते हैं, यह बहुत चिंता का विषय है। एक आम आदमी को इस बात की समझ क्यों नहीं हो रही है कि जिस आम आदमी के नाम पर अरविंद केजरीवाल राजनीति करता है वो एक पागल को अब तक मंत्रिमंडल में बनाए हुए हैं। एक ऐसे आदमी को अब तक मंत्रिमंडल में बनाए हुए, मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं दिया, जो जेल में निवास कर रहा है। ऐसे आदमी को मंत्रिमंडल में बनाया हुआ है जिसने कोर्ट में एफिडेविट दे करके कहा है कि मेरी सारी यादाश्त खत्म हो चुकी है, ड्यू टू कोरोना मेरे को कुछ याद रहा नहीं है, इसलिए आप मुझसे कुछ ना पूछें। जिस बात को उसने एफिडेविट में लेकर के दिया है, मतलब वो एफिडेविट में एडमिट किया है कि वो पागल हो चुका है, समझ खत्म हो चुकी है, सोचने समझने की शक्ति नहीं रही है, उस आदमी को मंत्रिमंडल में बनाए रखने की वजह पर केजरीवाल अब तक कुछ नहीं कह रहा है। और आम आदमी इस बात को उससे पूछ नहीं रहा है कि भाई क्या ऐसी मजबूरी है जिससे तुम यह बात नहीं बता रहे हो कि भाई सत्येंद्र जैन मंत्रिमंडल में क्यों है, तब जबकि वो खुद कह रहा है कि वो पागल हो चुका है, उसका यादाश्त खत्म हो चुका है। तो क्या यादाश्त खत्म हो गए लोगों को मंत्रिमंडल में रह करके उस मंत्रालय का क्या भला कर पा रहे हो और उस मंत्रालय के रहने का क्या मतलब निकाल रहे हो, हमको ये बताओ। मित्रों, इन सब बातों से सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी बढ़ गई है। भारत का मतदाता मैच्योर्ड नहीं है 75 साल के बाद भी। इस बात पर भारत के मतदाताओं को विचार करना पड़ेगा। चुनाव आयोग को अवेयरनेस कैंप लगानी पड़ेगी। आप चुनावी स्लोगन देते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, उससे जरूरी स्लोगन दीजिए कि पहले जान पहचान तब मतदान। आज मैं एक नारा देता हूं कि पहले कैंडिडेट से हो जान पहचान, तब करो उसको मतदान, क्योंकि जलपान के बाद ही मतदान देंगे तो चलेगा। मतदान शाम के 5 बजे तक होता है और आपको सात के 5 बजे तक भूखे रह करके मतदान देने की आवश्यकता नहीं है। यह नारा ही वाहियात है कि पहले मतदान तब जलपान, मतलब शाम के 5 बजे जो मतदान देने जाएगा वो बिना जलपान करने जाकर के भूखे मरेगा मतदान केंद्र पर। चुनाव आयोग को विचार करना पड़ेगा कि वो जो स्लोगन दे रहा है वो कितना गलत है, उसका इम्पैक्ट क्या है। उसके जगह मेरा स्लोगन इस्तेमाल करिए। मेरा स्लोगन है कि पहले करो उम्मीदवार से बढ़िया जान पहचान, तब करो उसको मतदान, क्योंकि जब आप उसको जान लेंगे, पहचान लेंगे और तब मतदान देंगे तो आप सोच समझ करके मतदान दे रहे हैं। और जब आप जान पहचान लेंगे तो आप यह भी जान लेंगे कि आपका उम्मीदवार कितना घटिया है, कितना चोर है, कितना उचक्का है, किस तरह की बदमाशी किया है, किस तरह की हेराफेरी किया है, और सबसे बड़ी कि जिस राजनीतिक दल से टिकट ले आए उसी राजनीतिक दल की राष्ट्रीय सोच क्या है। लेकिन मैं बड़ा अफसोस के साथ कह रहा हूं कि इस देश में कोई आदमी जेल में जाता है, वो मतलब निर्विवाद रूप से चुनाव जीत जाता है, उसको सिंपैथी लहर मिल जाती है। मतदाता यह नहीं सोच पाता कि भैया ये जेल किस लिए गया था, अंग्रेजों से लड़ने के लिए गया था या घोटाला करके गया था। तो जब घोटाला करके गया था तो ये सबसे ज्यादा मेरा नुकसान क्या, क्योंकि मेरे जाति का नेता था, मेरे धर्म का नेता था, मेरे क्षेत्र का नेता था, मेरे घर का नेता था। लेकिन घोटाला उसने अपने परिवार के लिए किया, अपने बैंकों में किया, विदेशों में पैसा जमा किया, भारत का तो नुकसान किया, मेरा तो नुकसान किया। इतनी सोच हमारे मतदाताओं में डेवलप क्यों नहीं हो रही है, यह बात कैसे जाकर के मतदाता के दिमाग में बात बैठाई जाए। हम सब सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस विषय में विचार जरूर करना पड़ेगा और करना ही चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोई पहली बार ना बर्दाश्त करने वाली अपराध की हुई यह सत्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल राजनीति आने के पहले से ही इस तरह के कुकर्मों में संलिप्त था। उसके गुरु का पैसा लेकर के भागने का इल्जाम उसको राजनीतिक दल खड़ा करने से पहले से ही है, फिर भी लोगों ने उसको मतदान दे दिया। खैर, आपके चुनाव से जीत जाने के बाद आपकी गाढ़ी कमाई का सबसे ज्यादा फंड उसने जामा मस्जिद का बिल जमा करने और मुस्लिम समाज को प्रॉपर्टी खड़ा करने, रेहानिया
रिफुर्जियों को तनख्वाह देने, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी लेने और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के सुख दुख का ख्याल रखने में खर्च किया। लेकिन तब भी आपने उसको दूसरा बार मतदान दे दिया। दूसरी बार मतदान के बाद और बहुबल से आने के बाद उसने कहा आपके पूज्य आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम जी के भव्य राम मंदिर निर्माण अयोध्या धाम में जो बन रहा है उस पर उसने कहा कि मेरी नानी कहीं ना बेटा ना, मेरा राम ऐसा नहीं। यह बिल्कुल गलत है। राम का मंदिर नहीं है जिस पर पाप की बुनियाद पर पड़ी हो। और जब उसने देखा गुजरात में कि भाई यहाँ तो हिंदू हृदय सम्राट का ही पूजा होता है, तो उसने भगवान राम पर दर्शन कराने के लिए गुजरात से विशेष ट्रेन चलाने का बात कहा। दिल्ली से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की बात कहा। जो आदमी मुस्लिम आतंकियों के सामने शरणागत हुआ था और बाकायदे उसका फोटो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जारी किया कि मुझे बड़ा खुशी हुई है कि देशद्रोही के साथ मैंने मीटिंग किया और उन्होंने कृपा करके मेरे से मिलना स्वीकार किया। ऐसे लोगों को आपने तीसरी बार मतदान दे दिया। तो मैं केजरीवाल को दोषी दूं या आपको दोषी दूं, या आप सोचिएगा मैं तो आपको दोषी दूंगा, क्योंकि उसका तो काम है धुरतई, वो धुरतई कर रहा है। दोषी आप हैं कि आप उसके जाल में फंस रहे, बहेलिया की तरह से वो जाल फैला हुआ है और दाना चुगने के चक्कर में आप आते हैं और फंस जाते हैं। इस विषय पर मैं केजरीवाल से कम आपको ज्यादा दोषी दूंगा। या आपको बुरा लगेगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बुरा लगने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि यह बात आपको बुरा लगवाने के लिए ही कहा जा रहा है। मैं रात में 10 बजे आपकी नींद इसलिए खराब नहीं करता कि एक आदमी आएगा 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बोल के जाएगा। नहीं, एक आदमी आएगा और आपके दिल पर लगने वाली बात बोलेगा, या आपके दिमाग में बैठने वाली बात बोलेगा, या आपके फायदे की बात बोलेगा, या आपके मतलब की बात बोलेगा, आपके लिए जो भला वो बात बोलेगा। क्योंकि यह सच्चाई तो आप जानते ही होंगे कि जो दवा कड़वी होती है शरीर को वही ज्यादा फायदा करती है, और जो जबान को मीठी लगती है उससे सकरा की बीमारी होती है, मोटापा बढ़ता है, शुगर और डायबिटीज बढ़ता है और आदमी का प्राण खत्म हो जाता है। तो क्या आप चाहते हैं कि मीठी मीठी गोली दे करके आपको डायबिटीज से मार दूं, या नीम का कड़वा पला पिला करके आपको पूर्ण स्वस्थ रखूं? विचार आपको करना है। मैं तो कड़वा पानी दूंगा और कड़वी दवाई दूंगा ताकि आपका सेहत ठीक रहे, आप ठीक रहे। तो 75 साल के मेच्योर्ड लोकतंत्र में अगर हमको मतदान देने की सलीका नहीं आई है, शऊर नहीं आई है, तो यह दोष नेताओं का नहीं है, हमारा है। और हम किस तरह से सजग बनेंगे, समझदार बनेंगे, प्रखर मतदाता बनेंगे, यह विचार हम जैसे सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। और आपसे इसी प्रार्थना के साथ कि आप अपने बगल में रोज 5 आदमी को यह समझाएं कि मतदान कैसे करें और किसे करें, तब जाकर के आप पहला नागरिक धर्म का पालन करेंगे। नहीं तो यह पागल बौरा लोग जेल में रहते हुए आप प्रशासन करेंगे और आप वोट दे करके अपना अनुशासन भंग करेंगे। इससे राष्ट्र खतरे में पड़ सकता है। आप तो खतरे में ही हैं, आपको अपने खतरे की आभास भेज सकना हो। आप स्वस्थ रहें, पूर्ण तरह से सजग रहें और मतदान करने की सलीका और स्वरूप जरूर सीखें, तभी जाकर के राष्ट्र का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। मैं तो आपको प्रणाम बोलता हूँ, वंदे मातरम बोलता हूँ। राष्ट्र विजय हो और राजनीति की जय हो। धन्यवाद।